हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 के अंदर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन और सेल रिएक्शन लेकर आपके लिए आए हैं। इस टॉपिक के अंदर हम आपको बताएंगे कि कोई रिएक्शन नेचर के अंदर एक्सिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी वो फिजिबल होगा या नहीं होगा, यानी वो खुद से होगा या वो खुद से नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई रिएक्शन नेचर के अंदर खुद से होता है या खुद से नहीं होता है? तो इसके लिए हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में मैंने आपको क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में बताया था कि गिब्स एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी किसी वर्क को काम करने में यूज होती है या नहीं होती है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो किसी वर्क को करती है, यानी किसी वर्क डन को कैन डू वर्क, यानी वो कुछ वर्क कर सकती है, तो उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी सजेस्ट करते हैं। तो इट इज द एनर्जी of chemical reaction which used for do work. It is the energy of chemical reaction which used for do work, यानी कुछ वर्क करने में यूज होती है। इस गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते थे, और डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एम एफ ई नॉट सेल। हम इस तरीके से, अगर हम माइनस एम एफ ई सेल, इस तरीके से हम गिब्स फ्री एनर्जी को लिखते थे। यहाँ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रॉन during the chemical reaction, और F जो मैंने आपको बताया था, F को हम बोलते हैं फैराडे। दिस इज फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू मैंने आपको बताया था 96500 कूलम। ई सेल पोटेंशियल, ई सेल इज द सेल पोटेंशियल, यानी कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम बनाते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड के बीच में जितना पोटेंशियल डेवलप होता है, दैट इज सेल पोटेंशियल। उसे हम सेल पोटेंशियल नाम देते हैं। और अगर हम इसी फॉर्मूले को, अगर हमें सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पर दिया गया है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब कि सेल पोटेंशियल हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर
298 केल्विन होना चाहिए या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और प्रेशर की बात करें अगर तो गैस की कंसंट्रेशन अगर दी गई है तो वहाँ हमें प्रेशर 1 बार या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब हम किसी सेल का पोटेंशियल मेजर करते हैं तो हम उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम इसका यहाँ इसी को हम ई नोड लगा देते हैं। तो ये दिस इज स्टैंडर्ड cell potential. This is standard cell potential. तो दिस फॉर्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और हम क्लास 11 में इस फॉर्मूले के बारे में स्टडी कर चुके हैं। क्लास 11 के अंदर मैंने आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी बताया था कि किस तरीके से ये फॉर्मूला जो है वो मेजर किया जाता है। आज हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए हम यहाँ पर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनस है या स्पॉन्टेनस नहीं है या वो नॉन स्पॉन्टेनस है, इसकी बात करते हैं। स्पॉन्टेनस का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन खुद से हो जाती है और नॉन स्पॉन्टेनस का मतलब होता है कि कोई रिएक्शन खुद से हो पाती है या नहीं हो पाती। तो जो नहीं हो पाती है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनस रिएक्शन के नॉन स्पॉन्टेनस होती है, नॉन फिजिबल होती है। और जो रिएक्शन खुद से नेचर के अंदर एक्सिस्ट करती है उसे हम स्पॉन्टेनस रिएक्शन नाम देते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर से पानी को गिराता हूँ तो हमें पता है पानी नीचे गिरेगा। दिस इज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ वाटर। ये वाटर की स्पॉन्टेनिटी है क्योंकि ये प्रोसेस खुद से हो रहा है। लेकिन अगर मैं खाना खाता हूँ तो मैं जब तक खुद ये प्रोसेस अपने आप से नहीं हो रहा है, यानी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनस नहीं है, जब तक कि मैं खुद किसी निवाले को तोड़कर मुंह में नहीं डाल लेता तब तक खाना मेरे मुंह में नहीं जा सकता। तो दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनस प्रोसेस। तो हम बात करते हैं यहाँ कि कुछ कंडीशंस हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो हमें बताएंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनस है या नॉन स्पॉन्टेनस है। तो कंडीशन की बात करते हैं। हमने पढ़ा था डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है क्लास 11 में तो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनस होता है, और डेल्टा जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव होती है तो एक प्रोसेस जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनस होता है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 यानी डेल्टा जी इक्वल 0 तो हम कहते हैं कोई भी जो प्रोसेस होगा वो इक्विलिब्रियम पर होता है, इक्विलिब्रियम अटेन करता है। लेकिन डेल्टा जी लेस देन 0 या हम कह सकते हैं डेल्टा जी नेगेटिव, लेस 0 से कम वैल्यू नेगेटिव में होती है तो हम कह सकते हैं डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है, या हम कह सकते हैं डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस जो भी प्रोसेस होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन होगा या सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। बट अगर डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी डेल्टा जी का वैल्यू 0 से ज़्यादा है यानी पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं जो भी प्रोसेस होगा यानी जो भी सेल के अंदर जो भी रिएक्शन होगा या कोई भी जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी। तो ये कंडीशन हम कैसे लाते हैं इसकी बात करते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं ई नोड सेल, यदि हमारे पास इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा।
ई नोड सेल यदि हमारे पास नेगेटिव होता है, नेगेटिव आता है, तो डेफिनेटली डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होता है। और डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या फिजिबल होगी, यानी खुद से हो सकती है। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन नॉन फिजिबल। अब जब हमें डेल्टा जी पता करना है तो हम डेल्टा जी को इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो अगर हमें किसी सेल का ई नोड सेल पता लग जाए कि उसका वैल्यू पॉजिटिव है या उसका वैल्यू नेगेटिव है, तो हम डेल्टा जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो प्रोसेस जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी का वैल्यू यदि पॉजिटिव आता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आओ पता करते हैं, इस पे हम एक दो क्वेश्चन जो है आपको बताते हैं कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन है predict the feasibility of given reaction, given cell reaction। सेल रिएक्शन दी गई है हमें Zn+2, दिस इज सॉल्ट ब्रिज, और copper+2 देन कॉपर। इसके लिए हमें ई नोड सेल दिया गया है। ई नोड सेल में जो Zn+2 और Zn-0.76 वोल्ट दिया गया है, जबकि ई नोड copper+2 चेंज इन कॉपर यह हमें 0.34 वोल्ट दिया गया है। अब हमसे कहा जाता है कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ई नोड सेल निकालना, किसी सेल का सेल पोटेंशियल किस तरीके से मेजर करते हैं उसका एक फॉर्मूला बताया था। ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। तो हम यहाँ देखते हैं एनोड कौन बनेगा और कैथोड कौन बनेगा। तो हम देखते हैं Zn+2 में चेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बनता है। यहाँ देखते हैं हम copper+2 का चेंज कॉपर में हो रहा है, यानी यहाँ पर कॉपर का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कैथोड है। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ हम रिडक्शन देखने को हमें मिलेगा। तो जहाँ रिडक्शन होता है वो कैथोड बनता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बनता है। अब जब हम ई नोड सेल का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो ई नोड कैथोड पे हमने इसको लगाया हुआ है। तो जब भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का जब हम पोटेंशियल लिखते हैं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। तो पहले देखते हैं क्या ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। copper+2 कॉपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। हाँ, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो यहाँ 0.34 माइनस एनोड के केस में देखते हैं क्या ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ हम देखते हैं +2 से Zn, यानी रिडक्शन ही हमें यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया गया है, तो -0.76। तो यहाँ हम जब इसको सोल्व करते हैं तो ये 1.10 वोल्ट हमारे पास आ जाता है।
अब हम डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं। फॉर दिस प्रोसेस वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। तो डेल्टा जी हमने एन एफ ई नॉट से पढ़ा है। अब यहाँ नंबर ऑफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन में अगर हम नंबर ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रॉन देखना चाहते हैं तो एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को लिख देते हैं। यहाँ Zn +2 दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर में रिड्यूस होता है। इसके लिए हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो हम देखते हैं इस सेल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम Zn(Cu+2) इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, Zn+2 + Cu। तो यहाँ हमें देखने को मिला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। तो यहाँ हम डेल्टा जी इज इक्वल टू -2 इंटू एफ का वैल्यू मैंने आपको बताया था 96500 कूलम एंड ई नॉट सेल हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ई नॉट सेल का आता है तो 1.10 वोल्ट। तो डेल्टा जी की वैल्यू जब हम देखते हैं यहाँ से मेजर करते हैं तो डेल्टा जी हमें नेगेटिव मिलने वाला है। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस, यानी रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस, यानी यह रिएक्शन, यह जो सेल रिएक्शन है यह खुद से होने वाला है। दिस इज फिजिबल इन नेचर, नेचर के अंदर फिजिबल हो। चलो इसी के ऊपर हम एक न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ गिवन रिएक्शन। सपोज हमें एक रिएक्शन दी गई है, यहाँ निकल +2 प्लस हाइड्रोजन चेंज इनटू निकल +2 प्लस हाइड्रोजन गैस 2H+। यह हमें कोई रिएक्शन गिवन है और हमें बताना है क्या ये रिएक्शन फिजिबल है या नॉन फिजिबल है। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए हमें जो डाटा गिवन है Na+ निकल Na+2 निकल इक्वल टू -0.25 और हाइड्रोजन के लिए हमें जो डाटा गिवन है H+ डिवाइडेड बाई हाफ H2 इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो 0 माना जाता है। दिस इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यह रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। इसी के थ्रू बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड, जितने भी मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं, इसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन को मानकर उन बाकी सब मेटल इलेक्ट्रोड का जो है वो पोटेंशियल जो है वो तैयार किया गया है। तो यहाँ इसका पोटेंशियल 0 है। तो यहाँ इस रिएक्शन के लिए हम सबसे पहले ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हैं। तो ई नॉट सेल मीन्स ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड की बात करें तो कैथोड पर अब हम देखते हैं निकल से निकल +2 आयन बनता है।
तो इसका मतलब 0 से +2 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमारा एनोड बन रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन H+ से H2 बनाता है, यहाँ प्लस से 0 चार्ज हो रहा है, यानी यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारे पास कैथोड बनाता है। अब हम तो कैथोड पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाएंगे और एनोड पर हम निकल इलेक्ट्रोड को लगाएंगे। तो कैथोड पर हाइड्रोजन को लगाया 0 माइनस, निकल का क्या रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो +2 से निकल, यानी यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, तो यहाँ हम 0.25 वोल्ट लिख देते हैं। तो ये हमारे पास +0.25 वोल्ट आता है। और जब इसी तरीके से यहाँ हम डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं, इसी रिएक्शन के लिए जब हम डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा जी हमारे पास होता है -NFE0 तो यहाँ डेल्टा जी -n का वैल्यू जब हम दोनों से निकालते हैं तो चेंजिंग इन इलेक्ट्रॉन, फिर से चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 आ जाता है। तो यहाँ हम 2 लिखते हैं। फेराडे का 1 फेराडे का वैल्यू 96500 कूलाम होता है, और ई नोड से जो है हमारा पॉजिटिव में आता है। ड्यू टू दिस रीजन डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ भी नेगेटिव आने वाला है, और अगर डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हमने बताया प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, process will be spontaneous। तो इस तरीके से अगर डेल्टा जी का वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब हम कहेंगे वो प्रोसेस खुद से नहीं होगा, यानी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए कह सकते हैं दैट प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। तो इसी के ऊपर यहाँ हम आपको एक क्वेश्चन की तरफ और लेके चलते हैं। Can we keep the ZnSO4 solution in copper vessels? क्या हम ZnSO4 सॉल्यूशन को कॉपर वेसल्स के अंदर रख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, आंसर इज नो। यानी हम किसी कॉपर वेसल्स के अंदर ZnSO4 के सॉल्यूशन को नहीं रख सकते, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो ZnSO4 जिंक जो क्लोराइड होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट होता है, जबकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये +0.34 वोल्ट होता है। तो जब हम ई नोड सेल ऐसे सेल के लिए ई नोड सेल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू जो है 0.34 माइनस -0.67 यानी 1.10 वोल्ट आता है। और इसके लिए जब हम डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो -NFE नोड सेल हम लगाते हैं और n का वैल्यू
रिएक्शन के लिए जैसा कि अभी हमने बताया था कि 2 आता है तो n का वैल्यू 2, f का मतलब हम 1 फेराडे और 1 फेराडे का वैल्यू 96500 और E नॉट से 1.10 वोल्ट, यानी डेल्टा G का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होता है। तो डेल्टा G का वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, फिजिबल होता है, और फिजिबल होता है तो हम कह सकते हैं कि अगर ZnSO4 सॉल्यूशन को हम कॉपर वेसल्स के अंदर रखेंगे तो ZnSO4 और कॉपर के बीच में कुछ रिएक्शन प्रोसीड होगा, स्पॉन्टेनियसली वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है वो खराब हो सकता है। तो दिस इज द रीज़न कि हम क्यों ZnSO4 सॉल्यूशन को कॉपर वेसल्स के अंदर नहीं रखते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। गुड डे।